सीएसएस पोर्टल आखिरकार है क्या? सीएसएस पोर्टल में फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कैसे क्या क्या चीजें करनी है, पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही डिटेल में आपको 1 बाय 1 एक एक चीजें अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं कि आखिरकार इसमें काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या आपको फॉलो करना है, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लग रहे हैं, फेजेज इसमें कौन कौन से हैं, फीस इसमें कैसे क्या क्या सीन होने वाले है, सारी चीजों के बारे में बच्चों डिटेल में चर्चा करेंगे। डोंट वरी, A to Z सारी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, बहुत सारी टेक्निकलिटी आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि सीएसएस में अगर जरा सा भी गलती हो जाती है मामला तुरंत खराब हो जाता है। तो पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से एकदम केयरफुली सुनना, बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा A to Z सारे पॉइंट्स को, स्किप मत करना कुछ भी। कई सारी चीजें जो लगातार आपके डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को भी इस सेशन में इंक्लूड करा हुआ है। जो बच्चे लगातार मेरे पास मेल के जरिए या फोन के जरिए या व्हाट्सएप मैसेज टेलीग्राम के जरिए मुझ तक पहुंचा रहे हैं, उन सारे के सारे डाउट्स को यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ सुन के एकदम अपने दिमाग में सेट कर लेना, सो दैट कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए यार। क्योंकि इस बेटा ये काउंसलिंग का वो प्रोसेस है ना जिसमें जरा सी भी गलती आपको मामला खराब कर सकती है। आई हुई सीट, पूरी की पूरी सालों की मेहनत सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तो एक बार ध्यान से अच्छी तरीके से सारी चीजों को आप सुनो। तो सीएसएस पोर्टल में सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार होता कैसे कैसे क्या क्या सीन है। देखो अभी हम किस लेवल पे हैं, अभी हमारा सीवीटी का एग्जाम हो रहा है, सीएसएस का रजिस्ट्रेशन दोनों साथ में चल रहा है। अभी आगे सीवीटी का रिजल्ट आएगा, इसके बीच में भी प्रोविजनल आंसर की वगैरह आएगी, उसको चैलेंज करेंगे, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद सीएसएस का फेज 2 चालू होगा। फेज 2 चालू होगा, इसमें अपनी प्रेफरेंसेज वगैरह को भरोगे। फेज 2 में कैसे कैसे क्या क्या सीन हम करेंगे अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद सीएसएस का फेज 3 चालू होगा। फेज 3 में कैसे कैसे क्या क्या टेक्निकलिटी है उसके बारे में भी आगे आपको समझाऊंगा। उसके बाद सीएसएस का फेज 4 इज मतलब इसको मैंने अपनी साइड से लिख दिया है कि बस जब आप कॉलेज में जाओगे तो फेज 4 है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस होने वाला है सीएसएस का। वैसे मेनली इसके 3 ही फेज है। ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ इसमें गड़बड़ लिख दिया है। यहां पर ये फेज 1, ये फेज 2 और ये फेज 3 है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेनली ये तीन फेज है। चौथा फेज मैं अपनी साइड से बोल देता हूं कि बस कॉलेज में जाने का ही फेज 4 है। ठीक है, अब जरा यहां पर हम समझते हैं यार, ये कटआउट वहीं से लिया गया, दिस इज द ऑफिशियल कटआउट। सबसे पहली बात सीएसएस फेज 1 के बारे में जरा हम समझते हैं डिटेल में अच्छी तरीके से। अब इसमें है क्या, इसमें देखो मेनली 6 सेक्शन है। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन भरनी है, ईसी और स्पोर्ट कोटा के बारे में आपको भरना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, प्रीव्यू आपको करना है, उसके बाद आपको फीस जमा करनी है। अब जरा इसको बेटा एक बार को आप ध्यान से समझना, यहां पर क्या क्या आपको चीजें सबमिट करनी है, क्या क्या चीजें सबमिट नहीं करनी। सबसे पहले एक बार आप डॉक्यूमेंट देख लो। आप जब यहां पर आते हो, सबसे पहला काम आप यहां पर ये फीस वगैरह आगे जमा होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके जब आप लॉगिन करते हो तो यहां पर सबसे पहली चीज आपके पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या है, एक तो फोटो कॉपीज आपको चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट की। यहां पर देखो क्रिस्टल क्लियर लिखा है, फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लास 10 का सर्टिफिकेट। यहां पे कई सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर सर्टिफिकेट कहां पर मिलता है। सर्टिफिकेट जो तुम्हारा क्लास 10 की मार्कशीट है, ये अपने बोर्ड में अपने प्रिंसिपल से, अपने साथ वालों से पूछना कि क्या तुम्हारी मार्कशीट के साथ में ही सर्टिफिकेट इंक्लूडेड है या अलग से। कई सारे बोर्ड में अलग से होता है, सर्टिफिकेट अलग से होता है, मार्कशीट अलग से होता है। कई सारे बोर्ड में दोनों एक ही साथ होता है, तो ये तुम अपने स्कूल से पता कर लेना। क्लास 12 मार्कशीट ये सब तुम लोग जानते हो। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा दूं, अगर कोई भी बच्चा ओबीसी एनसीएल का है या कोई भी बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का ही होना चाहिए। ध्यान रखना, मात्र दो कैटेगरी कौन कौन सी, ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ईसीए स्पोर्ट कोटा में जा रहा है तो बेटा वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर फिजिकल एजुकेशन वगैरह स्पोर्ट वगैरह कोटा में जा रहा है तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर कोई भी बच्चा जैसे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में है या अगर वीडो कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सारे सर्टिफिकेट्स बेटा आपके पास होने जरूरी है। कश्मीरी माइग्रेंट है या माइनॉरिटी कोटा से है, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर ऑर्फन है तो दोनों पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट या कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो हमारे पास एनजीओ होते हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या यहां पर, और ये सारे डॉक्यूमेंट पे यहां पर जब आप क्लिक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो यहां पर मैं आगे ना थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि आखिरकार कैसे कैसे क्या क्या सीन है, जरा समझना। यहां पे देखो कुछ एक बातें ऐसी हैं जो बातें मैं आपको यहां पर डिटेल में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। सेलेक्ट कम्युनिटी पर सेलेक्ट करोगे तो यहां से कम्युनिटी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ओबीसी एनसीएल हो या अनरिजर्व कैटेगरी हो। कोई भी बच्चा अगर जनरल कैटेगरी का है जो कोई भी रिजर्वेशन कोटा का बेनिफिट नहीं उठा रहा है उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और बाकी आप कोई कोटा का बेनिफिट उठा रहे हो फिर आपको सर्टिफिकेट की नीड होगी। अब यहां पर देखो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कई सारे बच्चे जो मुझे ये बात कहते हैं ना कि सर मेरा तो 15 मार्च को बना हुआ है, मेरा तो 21
21 मार्च को बना हुआ है, बेटा वैलिड नहीं होगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो। मैं अगेन आपको कह रहा हूं क्योंकि आप यहीं पर सीधा सीधा फंस जाओगे। आप यहां पर जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है ना, आप यहां पर अपनी डेट तो लिखोगे, ये सर्टिफिकेट नंबर वगैरह यहां पर लिखोगे बेटा, फिर यहीं पर आपका मामला खराब हो जाएगा, फिर आपको कॉलेज क्वेरी रेज करेगा, आप वहीं पर फंस जाओगे। तो प्लीज यार ये हरकत मत करो, अभी भी टाइम है बेटा, अच्छी तरीके से इसको बनवा लेना क्योंकि बन जाता है यार। अब यहां पर देखो एनुअल फैमिली इनकम ये सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से जो भी है। अगर आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, बेटा इस बार डीयू में सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा है तो जरूर लगा देना अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। यहां पर मैं एक चीज आपको कंफर्म कर दूं, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये है जैसे मान लो किसी के दोनों पेरेंट्स हैं या उनमें से कोई भी एक नहीं है, अगर आप अपने माँ बाप की सिर्फ इकलौती संतान हो और वो भी बेटी है तो उसके लिए ये चीज है। समझ में आ रहा है? इज योर पेरेंट सिंगल, अगर आपके पेरेंट सिंगल है ये उनके लिए, जैसे मान लो अगर किसी का सिर्फ और सिर्फ फादर है या मदर है ना, दोनों में से कोई अगर एक है तो ये उनके लिए। हालांकि इस पर कोई रिजर्वेशन नहीं है लेकिन इस पर रिजर्वेशन है। आर यू ऑर्फन, ऑर्फन पर भी रिजर्वेशन है, हर एक कॉलेज में इस पर रिजर्वेशन है। तो इनमें तुम अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर देना कि आखिरकार आप किसमें हो किसमें नहीं हो। समझ में आ रहा है? एक चीज मैं आपको बताता हूं, डीयू में थोड़ी सी ना बेटा एम्पैथी चलती है। डीयू की एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर कट ये बात लिखा गया, अगर कोई बच्चा नीडेड होता है या अगर उसको जैसे अगर कोई ऑर्फन कैटेगरी का है या सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, ठीक है, अगर मान लो यहां पर एस कर दो, अगर आप ऑर्फन में भी एस कर दो, जैसे कोई बच्चा अगर चिल्ड्रन विडो कैटेगरी का है, इनमें से कोई भी चीज में एप्लीकेबल है तो उन सारे बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। इसी वजह से ये सारे के सारे ऑप्शन है। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको अंडरटेकिंग या आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूं। सिंगल गर्ल चाइल्ड का तो है लेकिन यहां पर इसका कोई नहीं है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड, इज योर पेरेंट सिंगल, इसका कोई एफिडेविट डीयू की साइड से नहीं है, इसका आपको बनवाना पड़ेगा आपकी साइड से। जैसे मान लो अगर किसी का सिर्फ फादर है, मदर नहीं है, तो आपको उसका एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। समझ रहे हो? हालांकि ये चीज डीयू की साइड से कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, ये मैं आपको अपनी साइड से बता रहा हूं क्योंकि अगर ये यहां पर दिया गया कुछ तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, अब यहां पर ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, ये जानते हो कि आखिरकार किस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है। कश्मीरी माइग्रेंट वाले कैटेगरी में कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चे भरेंगे। यहां पर बेटा ये सीडब्ल्यू कैटेगरी में आखिरकार ये कौन सी कैटेगरी है उसको आप भरोगे यहां पे। ठीक है, जे एंड के स्टूडेंट, सिक्किम स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी प्रूफ आप यहां से देख लेना कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना है। इसमें यार स्कूल आईडी भी है तो ध्यान रखना, अगर आपके पास स्कूल आईडी है तो वो भी लगा सकते हो। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो तो यार ये बात बेटा ईमानदारी से भर देना क्योंकि ग्रेजुएशन मल्टीपल जगहों से इंडिया में अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आप बाद में पकड़े जाओगे आपकी लेटेस्ट वाली डिग्री को आपको रद्द कर दिया जाता है। तो प्लीज ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आप पहले से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो बेटा, उसका एनरोलमेंट नंबर, यहां पर आप उसका कॉलेज, यहां पर आप कौन से ईयर में एनरोल हो उसको जरूर भर देना। यहां पे ईमानदारी से नहीं भरोगे बाद में पकड़े जाओगे, आपका ये एडमिशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये चीज होती है बेटा इंडिया में। आप मल्टीपल कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही डिग्री मिलती है। मास्टर्स कई सारी मिल जाती है, ग्रेजुएशन एक ही मिलती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सब तुम लोग ये जानते हो। इसमें जो मेनली ये बताना था मुझे तुम्हें यही बताना था। यहां पर एक चीज और बताना था, अकाउंट होल्डर। यहां पर देखो क्लियर कट लिखा हुआ है, इफ यू डोंट हैव योर ओन अकाउंट प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड। क्योंकि जैसे मान लो तुमने काउंसलिंग करा, बाद में नहीं लेना, उसका रिफंड आएगा तो रिफंड कौन से अकाउंट में आएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ या तो अपना अगर है तो उसमें, या तो अपने मम्मी पापा का है, इन्हीं में से देना, बाकी और किसी का मत देना। ठीक है, तो बाकी आगे जो है यहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह डालोगे तो सारी चीजें निकल के आ जाती है। उसके बाद जब इसमें आगे प्रोसीड करोगे तो एकेडमिक चीजें भरना, स्पोर्ट कोटा, ईसीए कोटा सब भर देना। बाकी अपलोड में यार यहाँ पर देखो ऐसा कोई अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर आपका नाम, सिग्नेचर और इसके अलावा जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है बस वही मांगा हुआ है। बाकी और इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने की अभी तक नहीं दिया। उसके बाद आप फाइनल सबमिशन करते हो। तो ये पूरा का पूरा सीएसएस फेज 1 का प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर सबमिशन ऑफ क्लास 12 मार्कशीट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। ठीक है, आपको जो 12वीं की मार्कशीट है उसको भी सबमिट आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखना अगर 12वीं की मार्कशीट नहीं है तो डिजी लॉकर से निकाल लेना, या अपने स्कूल में जाके अगर मिल रही है तो लेके आ जाना, या जो तुमने कंप्यूटर से निकाली होगी जो तुम्हारा रिजल्ट आया होगा उसको ले लेना। बस यार उस पे ना कहीं भी देखो सेल्फ अटेस्टेड की बात करी नहीं गई है। बस अगर आप कोई भी फोटोकॉपी आप लगाते हो सेल्फ अटेस्टेड कर देना। ये मैं मेरी साइड से रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि डीयू में हर साल ऐसा होता था। जैसे मान लो सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, कहीं भी खाली जगह दिखे यहां पर अपना सिग्नेचर ऐसे लिख देना, मान लो शशांक, और ये ऊपर लिख देना सेल्फ अटेस्टेड। बस इतना ही करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसका फोटो खींच के अपलोड कर देना, बस इतना ही करना होता है। बस ऊपर ये सेल्फ अटेस्टेड, नीचे अपना जो सिग्नेचर है, इतना ही करना होता है।
अगेन मैं कह रहा हूं ये चीज कहीं डीयू में मेंशन नहीं है, पूरे सीएसएस ब्रोशर में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सेल्फ अटेस्ट आपको करना है, लेकिन हर साल पिछले 2 सालों से करवाते आ रहे हैं। इस बार भी हो सकता है कि करवाएं, हो सकता है बाद में दे दें, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो कर देना। सेल्फ अटेस्टेड में कोई गुनाह नहीं है, कर दोगे तो कुछ ऐसा नहीं है काट देंगे, नहीं करोगे तो भले दिक्कत हो जाए, लेकिन करने पर कोई समस्या अच्छा आएगी नहीं। ठीक है, यहां पर जो आपका नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें तो ऑटो फेच हो जाएगी, ये सब भरने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। जो बच्चे कैटेगरी को लेकर परेशान थे बेटा, कैटेगरी आपकी चेंज हो सकती है। अगर मान लो सीवीटी वाले फॉर्म में कुछ और कैटेगरी भरा है, इसमें आप कैटेगरी बदल सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कैटेगरी बदलने का ये ऑप्शन आ रहा है, तो कैटेगरी को लेकर आप पैनिक मत करना, कैटेगरी बदलने का अभी भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये सारी कहानियां मैंने आपको सिखा दी, कैसे कैसे क्या क्या होना है। अब यार इसकी फीस देख लो, 250 रुपए है जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस की, बाकी 100 रुपए है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की। अगर कोई बच्चा ईसीआई स्पोर्ट कोटा का है, उसको एडिशनल फीस 100 रुपए और देना पड़ेगा हर एक कोटा के लिए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब यार यहां पर कुछ एक एडवाइस है, कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, एज सच आप लोग सब कुछ जानते हो। ठीक है, जो क्लास 12th की मार्कशीट है, ये टाई ब्रेकर के रूल के तौर पर ये मतलब ये ट्रीट किया जाएगा। टाई ब्रेकर रूल क्या है, अभी मैं आगे आपको समझाता हूं। टाई ब्रेकर रूल बेसिकली अगर मान लो 2 बच्चों का सेम नंबर है तो उसमें 12वीं के मार्क्स को ये लोग देखते हैं। कैसे कैसे देखते हैं अभी आगे मैं आपको समझाता हूं। इसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। फॉर्मेट कहां पर है, सीएसएस ब्रोशर को जब आप पीछे पलटोगे तो पीछे सारे के सारे एनेक्सर बेटा वहां पर दिए गए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। ठीक है, तो बस यही सारी कहानी है। बाकी ये कैटेगरी वगैरह, हाँ कैटेगरी अब चेंज नहीं कर पाओगे। अगर सीएसएस फेज 1 में अगर आपने एक बार को कैटेगरी जो भी डाल दी है, आप आगे फेज 2 में बेटा कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो भी कैटेगरी आपको लगाना है वो अभी लगा लो, इसके बाद आपके पास कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर फॉर्म नहीं भरा है तो अभी कैटेगरी वगैरह बनवा सकते हो, अभी भी कम से कम मतलब 10-20 दिन तो कम से कम खुला रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, उतने दिन में कोशिश करोगे तो बन जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी यार सीएसएस फेज 1 की। अब जरा फेज 2 में आते हैं। बेटा सीएसएस फेज 2 थोड़ा सा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। फेज 2 में होता क्या है, जैसे ओपन होगा सबसे पहला काम लॉगिन करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग होती है कि किस सब्जेक्ट से आपने सीवीटी का फॉर्म भरा है और मतलब सीवीटी में आपने कौन कौन सा पेपर दिया और आपकी क्लास 12 में कौन कौन से पेपर हैं। अगर वो दोनों मैच नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे कॉलेजेस हटा देगा जहां पर वो एलिजिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो, जैसे मान लो अगर आपने क्लास 12 में मैथ्स नहीं लिया है तो ये तुम पोर्टल में देखोगे ना, सब्जेक्ट मैपिंग होने के बाद वो सारे स्ट्रीम हटा देगा जहां पर मैथ इंक्लूडेड होगी। समझ रहे हो, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट मैपिंग ऑटोमेटिकली करके ये आपको वही स्ट्रीम देगा जहां जहां पर तुम एलिजिबल होगे, बाकी सारा हटा देगा आपके पोर्टल से। यहां पर ये एलिजिबिलिटी चेक करो, यहां पर उसके बाद जो एलिजिबिलिटी होगी वहां से आप ये प्रोग्राम और प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाओगे, उसके बाद ये सबमिट कर दोगे। तो ये पूरी कहानी होती है किसकी, फेज 2 की। अब ये सिर्फ इतना ही कहानी नहीं है, इसके बाद जब ये तुम भरोगे इसको फेज 2 का, अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंस ढेर सारे भर दो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक प्रेफरेंस भरने का 1 रुपया लग रहा है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भर दो, कोई ना कोई तो मिलेगा, बस सॉलिड तरीके से रिसर्च करके भरना, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर प्रेफरेंस में एक बात ध्यान रखना, अभी मैं उसके बारे में आगे बताता हूं कि आखिरकार किस बात को ध्यान रखना है। इसमें केयरफुली आपको प्रोग्राम और कॉलेज भरना है। ठीक है, इसमें एडिशन और डिलीशन ऑफ प्रेफरेंस विल नॉट बी अलाउड इन द लेटर स्टेज। इसमें होता क्या है बेटा, जब आप एक बार को सारे प्रेफरेंस भर देते हो ना फेज 2 में, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ राउंड्स का अलॉटमेंट होता है। उसके बाद आप प्रेफरेंसेज को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ना तो आप ऐड कर सकते हो ना तो आप डिलीट कर सकते हो। जो तुमने एक बार को भर दिया ना, फिर वो भर दिया, ये तब तक ये चीज रहती है, तब तक तुम ऊपर नीचे कर सकते हो जब तक तुम्हारे किसी राउंड का अलॉटमेंट नहीं होता, जब तक तुम अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं कर देते। एक बार तुमने चॉइसेस भर के लॉक कर दी, दोबारा उसको तुम ना तो ऐड कर सकते हो कुछ, ना तो डिलीट कर सकते हो, ना तो ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी ये सब बातें जरूर ध्यान रखना। तो जो भी करना उसको कर देना, सबसे उसको लॉक कर देना उसी टाइम पे भर के जो भी रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना प्रेफरेंस फाइलिंग का। हालांकि जब प्रेफरेंस फाइलिंग चालू होगी उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। अब यहां पर पता है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, इस पर ये इस चीज के बारे में तुम्हें कोई नहीं बताता। जो सीएसएस है ना, ये जब इसका पहला अलॉटमेंट होता है उसके पहले सिमुलेटेड रैंक निकालता है। सिमुलेटेड रैंक बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो तुमने प्रेफरेंसेज अपनी भर दी, हर एक प्रेफरेंस के हिसाब से तुम्हारी उस कॉलेज में कौन सी रैंक बन रही है, तो इससे तुम्हें यह आइडिया लग जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा नंबर है मान लो 200 और तुम जनरल कैटेगरी से हो। ठीक है, अब तुमने सबसे पहला ही प्रेफरेंस भर रखा है मान लो हिंदू में बीएससी केमिस्ट्री। ठीक, अब जनरल कैटेगरी से हो। अब यहां पर क्या होगा कि हिंदू कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री में तुम्हारी रैंक दिखाएगा कि तुम्हारी रैंक कितनी। मान लो तुम्हारी रैंक बन रही है 4000,
के मान लो 4000 बन रही है, अब उसमें 4000 सीटें ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको नहीं मिलेगा वो। बात समझ पा रहे हो? अब इससे ये चीज आइडिया लग जाता है कि जो तुमने ऊपर ये प्रेफरेंसेज भरी हुई हैं ये कितनी काम की हैं। कई बार को हम बेकाम की प्रेफरेंसेज ऊपर भर देते हैं, पता लग रहा है हमारे नंबर के हिसाब से ये तो बहुत ज्यादा रैंक है, ये तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो ऐसे केसेज में क्या किया जाता है, उसको ऊपर नीचे फिर से कर दो। मान लो अब इसमें बहुत ज्यादा रैंक है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे इसको, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसी प्रेफरेंस है जो तुम्हें लग रहा है यार ये तो ऊपर करनी चाहिए, तो ये सिमुलेटेड रैंक ये चीज बता देती है कि तुम्हारा किस कॉलेज में कौन सी रैंक चल रही है तुम्हारे नंबर और तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से। तो इस चीज को लेके बहुत हाईली अवेयर रहना, क्योंकि प्रेफरेंसेस तुम एक बार तो भर दोगे, लेकिन तुम्हारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये पहले ही बता देगा कि तुमको मिलने के चांसेस कितने हैं। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं सिमुलेटेड रैंक। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, अभी नोट डाउन कर लेना सारी बातें। अब एलोकेटेड कम एडमिशन ये क्या होता है? अब यही सीन है यार, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट बनेगी, SC ST EWS, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। अब ये तीन बातों के हिसाब से तुम्हारे को सीटें अलॉटमेंट होती है। अब मान लो तुम्हारा नंबर अच्छा है, तो नंबर अगर अच्छा है तो तुम्हारा जो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट है, अगर प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट अच्छी है और तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से वो मेरिट अच्छी है और उसमें सीटें अगर अवेलेबल है तो तुम्हारे को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये मेनली 3 स्टेप होते हैं, पहले मेरिट, उसके बाद कैटेगरी वाइज, उसके बाद सीट अलॉटमेंट। तो ये 3 चीजों के हिसाब से होता है। अब यहां से चालू होता है CSAS फेज 3। देखो सिमुलेटेड रैंक निकल गई, उसके बाद पहला राउंड का अलॉटमेंट निकल गया, ठीक है। अब तुम्हारे हाथों में तुमको मालूम चल जाएगा कि तुमको सीट अलॉट हुई कि नहीं हुई। अब मान लो कि तुमको सीट अलॉट हो गई, ठीक। पहली बात 2 केस होगा, या तो सीट अलॉट हो गई या तो नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो तुम्हारा अगले राउंड में होगा, अगर हो गई तो अगर तुम्हें CSAS में रहना है तो तुमको सीट को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अगर तुमने सीट में कोई भी एक्शन नहीं लिया, अगर कोई भी एक्शन तो क्या, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम CBT से बाहर हो जाओगे, तुम बाकी आगे की काउंसलिंग करवा ही नहीं पाओगे। यू विल बी आउट ऑफ द CSAS। तो तुमको झक मार के CSAS काउंसलिंग में जो भी सीट तुमको मिल जाए, आम घास, तुम्हारे पसंद की नापसंद की, अगर CSAS में आगे के राउंड करवाने हैं तो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक। अब एक्सेप्ट कर, जब सीट को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी सीट जाएगी कॉलेज के पास। अब कॉलेज तुम्हारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, तुम्हारी सारी चीज क्रेडेंशियल को चेक करेगा, देखेगा कि सही है कि नहीं। अब यहां से कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा। अब कॉलेज जब वेरीफाई करेगा तो 2 केस हो सकता है कि तुम्हारा सब कुछ एकदम बढ़िया है, तो सब कुछ बढ़िया होगा तो कॉलेज अप्रूव कर देगा। अगर उसमें कोई भी कमी होगी तो कॉलेज क्या करेगा, यहां पर एक क्वेरी जनरेट करेगा। तो वो क्वेरी का डैशबोर्ड, तुम्हारे जो CSAS पोर्टल है उसमें क्वेरी का डैशबोर्ड होता है, तो तुम्हारे को रोज डेली उसको चेक करना पड़ेगा कहीं कोई क्वेरी तो नहीं आ गई। तो कॉलेज तुमको क्वेरी में भेजेगा कि भैया तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या इस डॉक्यूमेंट में ये चीज की कमी है, तुम मुझे बताओ, इसका क्लेरिफिकेशन दो। तो तुमको क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। कई बार को डॉक्यूमेंट ब्लर हो जाता है, कई बार को सिग्नेचर मैच नहीं करता या फोटो मैच नहीं करती, तो तुम दोबारा भेजोगे। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने गलती से भी क्वेरी का रिस्पॉन्ड नहीं करा तो तुम्हारी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अब जब सीट अप्रूव हो जाएगी उसके बाद क्या करोगे, फीस को पेमेंट करोगे। अब फीस पेमेंट करोगे, जब फीस तुम्हारी पे हो जाएगी तो यहां पर होता क्या है, सीट अलोकेटेड, सीट एक्सेप्ट करोगे कैंडिडेट के द्वारा, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अलोकेशन अप्रूव्ड, पेमेंट फीस। इतना काम करने के बाद अब तुम्हारे पास यहां पर 2 ऑप्शन खुल जाएगा, एक तो सीट अपग्रेड करने का, दूसरा फ्रीज करने का। अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारे को जो सीट मिली है वही फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज का मतलब यह है कि अब तुम्हारा एडमिशन उसी कॉलेज में पक्का है, अब तुम बदल नहीं सकते उसको। और अगर तुम्हें अपग्रेड करवाना है तो तुम अपग्रेड पर क्लिक करोगे। अपग्रेड में क्या होता है, अपग्रेडेशन की जरा यहां पर टेक्निकलिटी समझना। अपग्रेडेशन में यह सीन होता है, जैसे मान लो तुमने यहां पर जरा ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो तुमने यहां पर चॉइसेस भरी, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3, 4 है ना, और ये चॉइस नंबर 20 है, यहां पर 21, 22, मान लो ऐसे करके तुमने 100 चॉइसें भरी हुई है। अब होगा क्या, मान लो तुम्हारे कोई 20 नंबर वाला अलॉट हो गया, मान लो ये चीज अलॉट हो गई। अब जब तुम अपग्रेडेशन पे जाओगे तो पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पास, कई सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि सर क्या ये वाली सीट रहेगी या हट जाएगी, तो ये वाली सीट रहेगी। मतलब अगर मान लो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि तुम्हारे चॉइस के हिसाब से तुमको ऊपर वाली सीट दी जा रही है, मतलब कि तुमने, ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर सीटें भरी हुई है ये तुम्हारे चॉइस के हिसाब से बढ़िया ही भरा होगा। तो तुमको जो भी अपग्रेडेड सीट अगर मिल गई मान लो तुमको, तो वही तुम्हारी सीट हो जाएगी, फिर पहले वाली चली जाएगी। अपग्रेडेशन में यह बात ध्यान रखना, जैसे अगर तुमको ये 20th नंबर की सीट अगर मिली हुई है तो ये नीचे वाली सीट में तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर ये नीचे वाली सारी सीटें गायब हो जाएगी।
जो सीट तुमको मिली है तुम इसके ऊपर वाली सीटों में ही अपग्रेडेशन करा सकते हो, उसके नीचे वाले में कुछ भी नहीं करा सकते। समझ आया? तो ऊपर की चॉइसें ऐसी भरना जिसमें अपग्रेड होके भी तुम्हारा काम बने। ऐसा नहीं हो कि पता लग रहा है अपग्रेड होके तुमको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जहां पे तुम जाना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो फिर धोखा हो जाएगा। इससे बढ़िया तो पुरानी सीट थी। तो यहां पर दो बातें हैं, एक तो जो सीट तुमको मिली हुई है ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। दूसरी बात, अगर अपग्रेड हो गया तुम्हारी सीट तो जो अपग्रेडेड सीट मिलेगी, जैसे मान लो अपग्रेड होकर 4th नंबर की सीट मिल गई, फिर तुम्हारे को ये 20वीं सीट नहीं रहेगी, फिर तुम्हारे पास ये 4थी सीट रहेगी। अब मान लो फिर तुमने अपग्रेड करवाया, तो जब 4थे नंबर वाला हो जाएगा तो ये नीचे के सारे चॉइसेस हट जाएंगे जब 4था नंबर होगा। तो अब जब तुम अपग्रेड करवाओगे तो ये ऊपर के तीनों में करवाओगे। अब मान लो ऊपर के तीनों में से ये मान लो दूसरी नंबर वाली मिल गई, तो फिर ये दूसरी नंबर वाली सीट तुम्हारी हो गई, फिर 4थी तुम्हारी चली जाएगी। अब अगर ऊपर का नहीं मिला तो फिर ये 4थी वाली तुम्हारी परमानेंट सीट हो जाएगी। तो ये चीज चलता है बेटा प्रेफरेंस में, जो अपग्रेडेशन और फ्रीज वाला ऑप्शन होता है। समझ में आया सारी टेक्निकलिटी? तो ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना। यहां पर एक ऑप्शन होता है मिड एंट्री। अब मिड एंट्री कुछ ऐसे निहायती लोगों के लिए होता है जो अभी ना एकदम मजे मार रहे होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे को सीएसएस कराना है। बीच में कोई धक्का मुक्की करके कोई बोलता है कि तूने कराया क्यों नहीं, ये वो करके तब आंख खुलती है, ओ हो अब तो मेरे को कराना चाहिए सीएसएस की काउंसलिंग। तो ऐसे लोगों के लिए डीयू ने ओपन कर रखा है 2 राउंड के बाद है, आई थिंक 2 या 3 राउंड के बाद, अगर मैं कंफर्म हूं। मोस्टली 90% जहां तक मेरा है, जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है, वो 2 राउंड के बाद ही होता है। एक बार देख लेते हैं सीएसएस फेज ये 24, ये देख रहे हो डीयू का ऑफिशियल कटआउट है, 2022 लिखा हुआ है। तो ये जो है इसमें आई थिंक कहीं भी लिखा नहीं है कि कौन से राउंड के बाद। हालांकि जो इसको हनीत गांधी जब इसको पेश कर रही थी तो उन्होंने ये चीज बोला हुआ था कि 2 राउंड के बाद ही होगा। ठीक है, तो 2 राउंड के बाद ये दोबारा विंडो ओपन होती है मिड एंट्री की। अब मिड एंट्री में क्या होता है, अलग से 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मिड एंट्री पहली बात तो महंगा पड़ गया तुम्हारा, ऐसे 250 रुपए, ऐसे 1000 रुपए है। दूसरी चीज ये है कि 2-3 राउंड के बाद इसको ओपन करते हैं, तो 2-3 राउंड में मैक्सिमम सीटें भर जाती है डीयू की। उसके बाद तुम्हारे पास सीटें ही बहुत कम बचती है जिसके लिए तुम काउंसलिंग करवाते हो। अगर बहुत बढ़िया रैंक अगर तुम्हारी है, अगर तुम्हारे नंबर बहुत हाई फाई है, फिर तो तुम्हारे को मिलने के चांसेज हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता कराने का, फिर मिलेगा भी नहीं, क्या करोगे उसको करा के। ये क्वेरी रिस्पॉन्ड मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए अपने क्वेरीज को। कहीं कॉलेज ने कोई क्वेरी तो रेज नहीं करी, क्योंकि अगर कोई क्वेरी रेज करेगी और आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ द सीट सबसे पहला केस है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सीट को तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने टाइम के अंदर फीस नहीं जमा करी तो भी सीट कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि अगर कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट अगर है तो भी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चौथी बात यह है कि अगर आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को होल्ड ही नहीं करा तो भी सीट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी रीजन ऊपर वाले में से मतलब हो रहा है तो भी सीट कैंसिल हो जाएगा। अब जरा टाई ब्रेकर रूल देखते हैं फटाफट। टाई ब्रेकर रूल कुछ नहीं है, कुल मिला के ये है, अगर 2 बच्चों का सेम नंबर आएगा तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, 3 जो बेस्ट सब्जेक्ट है, 3 नंबर के मार्क्स देखते हैं आपके 12वीं के। अब मान लो 3 नंबर में भी मैच कर गया तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट देखते हैं, 4 में भी मैच कर गया तो बेस्ट 5 में देखते हैं। 5 सब्जेक्ट ज्यादा जनरली बोर्ड में होता ही नहीं है। तो अगर ये 5 मैच कर जाता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ को प्रायोरिटी देता है। अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारे को सीट अलॉट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो फिर वहां पर एज फैक्टर भी आ जाता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यार मैंने आपको समझा ही दिया है, तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं आई थिंक सभी मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। कोई भी बच्चा अगर है, आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर बेटा यहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हो। मैं आपकी, और ध्यान रखना कोई भी अगर मैसेज डालना, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपेक्टेड स्कोर, कैटेगरी, डाउट अपना डिटेल में लिख के ही भेजना, क्योंकि तभी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। आई होप आपको यार सारी टेक्निकलिटी, सारी कहानी सीएसएस पोर्टल के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। लगातार बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे, मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो ढंग की बनाते हैं इस पे, एकदम वेल रिसर्च, बहुत बढ़िया थॉरली जाके। आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी और डाउट है यार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर बेटा।